हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, यदि आप लोग एक स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं और यदि आप लोग एनसीसी लेना चाहते हैं तो ये आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आपके एनसीसी न्यू भर्ती होता है, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। मेरा नाम है दोस्तों मिथिलेश साहू और मैं आप लोगों को एनसीसी से रिलेटेड गाइडेंस देता हूं। जैसे कि आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो कैसे आप लोगों को एनसीसी में ज्वाइन होना है, एनसीसी में ज्वाइन होने के बाद एनसीसी में कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं, एनसीसी कंप्लीट करने के बाद उसके बेनिफिट्स किस किस फील्ड में हम लोग ले सकते हैं, इन सब पे मैं आप लोगों को डिटेल कंटेंट प्रोवाइड करते रहता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एनसीसी लेना चाहते हैं या एनसीसी में हैं या एनसीसी एक्स कैडेट है, उन तक ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेनिफिट रहता है एनसीसी कैडेट्स के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इससे पहले मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को बताया था एनसीसी का हिस्ट्री और एनसीसी क्या है, एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं, एनसीसी के बेनिफिट्स किन किन फील्ड में है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर एक बार वो वीडियो देख लेंगे। और अभी एनसीसी में वो हो रहा है फ्रेंड्स, एनसीसी में भर्ती हो रहा है, मतलब एनसीसी में इनरोलमेंट हो रहा है। जितने भी स्कूल कॉलेज में एनसीसीज़ हैं, एनसीसी कैडेट्स को एनसीसी लेने का मौका दिया जा रहा है। तो यदि आप लोग के आसपास एनसीसी है तो प्लीज़ आप लोग भी जाइए और एनसीसी कीजिए, बहुत ही बेनिफिट मिलता है आगे चल के आप लोगों को अपने लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट है, ये बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता। बेसिकली आप लोगों का फिजिकल भी इसमें कराया जाता है, फिजिकल उसके बाद छोटा सा टेस्ट, इन दोनों के बेसिस में आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके जो प्रीवियस ईयर का मार्क्स है, जैसे कि आप लोग स्कूल में ले रहे हैं एडमिशन तो पिछले क्लास का देखते हैं, जैसे कि आप लोग कॉलेज में ले रहे हैं तो आपका 10-12 का परसेंटेज देखा जाता है। इस प्रकार के अलग अलग स्कूल या कॉलेज में अलग अलग क्राइटेरिया रखा जाता है। तो आपके एंट्रेंस टेस्ट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि एनसीसी का बेसिक नॉलेज छोटा सा, उसके बाद आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन करेंट अफेयर के पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के और साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सोशल साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं छोटा जो प्रश्न आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न बनता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एनसीसी का पूरा नाम क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप्स में या वन लिनियर क्वेश्चन आंसर में। तो आप लोगों को बताना है एनसीसी का पूरा नाम, राष्ट्रीय कैडेट कोर, हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, उसके बाद एनसीसी का मोटो क्या है, ध्यान रखोगे एनसीसी का मोटो क्या है। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं पे आप लोगों को देखने को मिलता है मोटो की जगह में एनसीसी का ध्येय क्या है। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखने को मिलता है तो आप लोगों को बताना है एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनिटी एंड डिसिप्लिन बोलते हैं। आप लोग चाहो तो जिस भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि हमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है और सेना भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलती है, मैंने कल ही बताया था। उसके बाद हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है और समय के पाबंद रहते हुए कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग लिखोगे और ये सभी चीज़ें आप लोगों को एनसीसी में सिखाया भी जाता है, लेकिन आप लोग अपने से एडिशनल कुछ चीज़ें इसमें लिख सकते हो कि आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं। आपका तर्क दूसरा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो आप लोगों को बताना है एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा गया है किसी संस्था में एनसीसी प्रभारी को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है एनसीसी प्रभारी को बोलते हैं हम लोग एएनओ, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ये ध्यान रखोगे, ये फुल फॉर्म एनसीसी प्रभारी को क्या कहा जाता है, तो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। और एनसीसी प्रभारी को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है एएनओ, चाहे लेडी ऑफिसर हो या जेंट्स ऑफिसर हो, हम एएनओ ही बोलते हैं दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद होता है एनसीसी के हेड कौन होते हैं। आप लोग एनसीसी लेने जा रहे हैं तो एनसीसी से रिलेटेड छोटा छोटा जो क्वेश्चंस बनता है आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बता देना है एनसीसी के हेड होते हैं डीजी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं डीजी के, डीजी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल। और एनसीसी के हेड कौन होते हैं, तो डीजी आप लोगों को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एनसीसी में शामिल हुए छात्र छात्रा को क्या कहा जाता है।
एकदम बेसिक से क्वेश्चंस हैं। यदि आप लोग एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के बाद आप लोग एनसीसी लेने जाते हो, एनसीसी में इनरोल होते हो, तो आप लोगों को स्टूडेंट तो बोलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को कैडेट बोला जाता है, एनसीसी कैडेट, ठीक है। चाहे आप लोग गर्ल कैडेट हो या फिर बॉयज़ कैडेट हो, तो आप लोगों को कैडेट्स ही बोला जाएगा। उसके बाद देखते हैं एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं आपके टेस्ट में कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को बताना है एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका हेड तो ये है नई दिल्ली में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो एनसीसी गान के रचयिता कौन है। देखिए आप लोग एनसीसी लेने जा रहे हो तो एनसीसी से रिलेटेड बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और काफ़ी कैंडिडेट्स ये सभी चीज़ें इग्नोर कर लिए रहते हैं, फिर उनको सिलेक्शन नहीं मिलता। तो आप लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये एनसीसी गान के रचयिता आपसे पूछेगा तो आप लोगों को बताना है सुदर्शन फ़कीर। क्या नाम याद रखना है, सुदर्शन फ़कीर। सपोज़ आपसे पूछा जाता है एनसीसी गान क्या है, तो आप लोगों को बताना है हम सब भारतीय हैं। एनसीसी सॉन्ग क्या है बोलेंगे तो हम सब भारतीय हैं, ये गाने का बोल है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं आर्मी का सबसे छोटा रैंक क्या होता है। क्योंकि एनसीसी एक डिफेंस जैसा ही है, तो आप लोगों को बताना है कि आर्मी का सबसे छोटा रैंक आप लोगों को पता भी होना चाहिए। आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही होता है, ध्यान रखना। उसके बाद पढ़ते हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो 26 जनवरी ये आप लोगों को पता होगा। संविधान के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, ये भी आप लोग पढ़ते आए हैं, 6 होते हैं। उसके बाद भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, ये नाम भी याद रखना है आप लोगों को। विश्व पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ये डेट भी आप लोग याद रख लोगे। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है, देखिए आप लोग एनसीसी में जा रहे हैं तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एनसीसी डे कब मनाया जाता है, या आप लोग एनसीसी कैडेट हैं तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि नवंबर महीने के लास्ट रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखोगे आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। उसके बाद ये मैंने अभी बताया। उसके बाद है आपका भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो आप लोगों को याद रखना है या फिर आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी, ठीक है। उसके बाद साइंस टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, आपके इंटरेस्ट टेस्ट में। जैसे कि ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे। जल का पीएच मान भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, 7 होता है। उसके बाद ये 0.7 नहीं है ना, 7 है, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। इस प्रकार के अगर डिस्क्रिप्टिव आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है इस प्रकार से 2-3 लाइनों में कि यह जन्म के समय नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। उसके बाद किशोरावस्था व प्रौढ़ अवस्था में कुछ हड्डियों के संगलित होने यानी कि अस्थिकरण जिसको बोलते हैं के कारण 206 हड्डियां तक सीमित हो जाती हैं। अब यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि नवजात जन्म शिशुओं में कितनी हड्डी होती है, तो आप लोगों को 300 बताना है, या बाल्यावस्था में पूछेंगे तो 350 बताना है, या फिर किशोरावस्था व प्रौढ़ अवस्था में पूछेंगे तो आप लोगों को 206 हड्डियां बतानी हैं। और सिर्फ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप लोगों को 2 लाइन में बता देना है कि नवजात के समय 300 और बाल्यावस्था में 350 और किशोरा और प्रौढ़ अवस्था में 206, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं जनरल नॉलेज में भी 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आए, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को मैं ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे है भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, 3 रंग। कौन कौन से, तो केसरिया, सफ़ेद और हरा, और इन सब का प्रतीक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मौलिक अधिकार लिखें। आप लोग लिखते आ रहे हैं 10th क्लास से, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। उसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति आपसे पूछा जा सकता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी करेंट में जिस समय मैं ये क्लास डाल रहा हूँ। उसके बाद उपराष्ट्रपति तो श्री जगदीप धनखड़ हैं। उसके बाद भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह ये हैं वर्तमान में
सपोज़ आप लोग बहुत लेट देख रहे हैं ये वीडियो, तो हो सकता है ये चेंजेस आप लोगों को देखने को मिले। अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं और भी अभी आगे क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, टॉपिक वाइज छोटा छोटा। जैसे कि भारतीय सेना दिवस अभी मैंने बताया पीछे, तो आप लोगों को याद होगा 15 जनवरी। उसके बाद भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखोगे डेट। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है भारतीय वायुसेना दिवस, तो तीनों जो सेना है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इसका दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को ये डेट्स याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि वायुसेना पूछेंगे तो 8 अक्टूबर, नौसेना पूछेंगे तो 4 दिसंबर और आर्मी डे पूछेंगे मतलब भारतीय सेना दिवस तो 15 जनवरी। ये तीनों इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को याद रख लेना है। उसके बाद है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस ध्यान रखना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। उसके बाद एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के होते हैं, महानिदेशक किस रैंक के होते हैं ये पूछा गया है आपसे, तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय है ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो 17 डायरेक्टर है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये नंबर। भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं, तो 17 निदेशालय हैं। उसके बाद एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं, एनसीसी के एम्स क्या हैं, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को बताना है कुछ पॉइंट्स में। देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांस, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना, संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। इस प्रकार के पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद सशस्त्र सेना में जीविका, जिसको हम लोग करियर बोलते हैं, वो बनाने में युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण का प्रदान करना, ये होता है मुख्य उद्देश्य एनसीसी का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है एनसीसी का आदर्श वाक्य, जिसको हम लोग ध्येय सूत्र बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मोटो। क्या क्या बोला जाता है, आदर्श वाक्य या फिर ध्येय सूत्र या मोटो क्या होता है, तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जिसको हम लोग एकता और अनुशासन बोलते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था। उसके बाद किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सन 1946 में एनसीसी समिति गठित की थी, ये पूछा गया है यहाँ पे, किसकी अध्यक्षता में सरकार ने एनसीसी समिति गठित पारित किया गया था 1946 में, तो आप लोगों को एक नाम याद रख लेना है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, जब आप लोग एनसीसी में आ जाते हो तब भी ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में सरकार ने एनसीसी समिति गठित की थी। उसके बाद है किस वर्ष संसद के द्वारा एनसीसी एक्ट पारित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस वर्ष, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से वर्ष पूछा गया है, एनसीसी एक्ट पारित किया गया था तो सन 1948 में। एग्जैक्ट डेट आप लोग लिखना चाहो तो 16 जुलाई 1948। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय कैडेट कोर का झंडा कितने रंगों से मिलकर बना है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय कैडेट कोर का झंडा 3 रंगों से मिलकर बना है। सबसे पहले आप लोगों को सबसे ऊपर में देखने को मिलता है लाल कलर का, लाल रंग। ठीक है, और बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, बीच में आप लोग गहरी नीला, नीला रंग जिसको हम लोग बोलते हैं नीला। ठीक है, और तीसरा कलर आप लोगों को देखने को मिलता है आसमानी। ठीक है, और इन तीनों का प्रतीक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को बताना है सेना का प्रतीक होता है, उसके बाद नौसेना का प्रतीक होता है, उसके बाद ये वायुसेना का प्रतीक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय मूल की महिला खिलाड़ी मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं, ये भी करेंट में किसी फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्रिकेटर है ये, फीमेल क्रिकेटर। उसके बाद मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। वेट लिफ्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं भारोत्तोलन, मीराबाई चानू इस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देखने को आप लोगों को ये मिल रहा होगा कि स्पोर्ट्स में जो नाम अभी हाईलाइटेड था करेंट में, उन्हीं सभी चीज़ों क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे पिकअप किया है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो आप लोगों को पता होगा ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ लेने हैं। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में स्थित है, उसकी जो प्रतिमा है वो किस राज्य में स्थित है,
तो गुजरात में स्थित है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद भारतीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को ये नाम याद रख लेना है एरिया का, खड़गवासला पुणे में है। उसके बाद देखते हैं 100 रुपीज़ के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है, आरबीआई के गवर्नर का। इस प्रकार से नॉर्मल से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि 100 रुपीज़ के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के 5 धर्मों के नाम लिखो। इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये सभी लिख लेना है। भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम तो आप लोगों को पता होगा, सीमा से लगे हुए बोलेंगे तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद कैंसर बीमारी किन कारणों से होती है, ये आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ से देख लेना है, और यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो भी आप लोगों को लिखने आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रदूषण के प्रकार लिखें, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये कुछ टाइप्स हैं आप लोगों का प्रदूषण का। ठीक है, एड्स होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एज अ एनसीसी कैडेट आपके एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद है रक्तदान से क्या फ़ायदे हैं, 5 पॉइंट लिखो। तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि पॉइंट्स, रक्तदान से शरीर में नई एनर्जी आती है, इससे आयरन की मात्रा बैलेंस रहता है, रक्तदान किसी की जान बचाई जा सकती है, इससे लीवर से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है, रक्तदान से वजन नियंत्रित रहता है, और इससे हार्ट अटैक खतरा कम हो जाता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप लोगों को लिखना है। 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भूकंप है जो नेचुरल है, डिज़ास्टर। कौन कौन से पॉइंट लिखोगे, तो भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी या सूखा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो बोलेंगे। और मानव निर्मित आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को लिख देना है। आप लोग कमेंट में बताइए कि मानव निर्मित आपदाओं के नाम कोई दो, आप लोग कमेंट में बताओ। उसके बाद ये आ ही गया यहाँ पे क्वेश्चन, मानव निर्मित आपदाओं के नाम लिखो। तो बम विस्फोट हम लोग मानव के द्वारा करते हैं, युद्ध हम लोग मानव ही करते हैं, आतंकवाद मानव ही करते हैं। ठीक है, तो ये मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों पूछा जाता है। फुल फॉर्म लिखो, फुल फॉर्म्स ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। WHO का तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, NSG का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, IT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पूछा जा सकता है। HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यहाँ पे आप लोगों को एड्स का पूरा नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वर्तमान के सेना प्रमुख के नाम लिखो। तो ये भी आप लोगों के लिए टास्क है छोटा सा, कि आप लोग इसका वर्तमान का बताओगे डाटा। उसके बाद अपने बारे में लिखो, लास्ट पेज में आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलता है कि आप अपने बारे में लिखो। तो कैसे आप लोग अपना बेस्ट इंप्रेशन दे सकते हो अपने बारे में, तो आप लोग अपना नाम से चालू करोगे, अपना पढ़ाई, फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड, फिर वर्तमान में अभी क्या करते हो, कहाँ स्टडिंग करना चाहते हो, और फ्यूचर आप लोगों का क्या है, हॉबीज़ वगैरह, ये सभी चीज़ें अच्छा पॉइंट्स आप लोगों को 2-4 पॉइंट्स में आप लोगों को लिख के बताना रहता है, जिससे आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना है टेस्ट के लिए। और किसी प्रकार का यदि अभी भी क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हो, आपको रिस्पांस डेफिनेटली मिलेगा। आप लोगों को किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हो। बने रहिए NCC वे चैनल के साथ, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। जय हिंद।